Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. So in this video we are going to discuss कि हम एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर के। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस इज एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इट प्रोड्यूसेस समथिंग विच कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। ये कोटेशन था जो सर एंसन ने दिया था, जो हम डिस्कस कर चुके थे कंक्लूडिंग वीडियो में। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एंड ब्रीफली डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कोटेशन क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको पहले इस स्टेटमेंट को जो कोटेशन में होती है इसको एक्सप्लेन करना होता है। मतलब आंसर करते टाइम आप उस क्वेश्चन की कोटेशन को पहले लिखेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करती हुई 3-4 लाइंस लिखेंगे जो आपके आंसर की इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट होगी। तो अब वो कह रहा है कि कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एंड ब्रीफली डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों के ही जो एसेंशियल्स हैं वो लिखने हैं कि क्या क्या एक वैलिड ऑफर में और एक एक्सेप्टेंस में प्रेजेंट होने चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए एक वैलिड ऑफर में और एक्सेप्टेंस में। तो पहले आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे पूरा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमने तब पढ़ी थी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि टेलीफोन के ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो उस पे सारे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म होते हैं सारे उसी के रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो वही आपको इसमें लिखने हैं ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फेस टू फेस या फिर ओवर टेलीफोन होता है तो उस केस में जो रेवोकेशन है उसका कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता वहाँ पर। देन एंड देयर ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म हो जाता है, जो ऑफर है वो मेक हो जाता है और उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो इसमें पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आप इसमें एसेंशियल्स लिखेंगे ऑफ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो तब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो 5 to 10 मार्क्स के अंदर ही आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एक सिमिलर क्वेश्चन है, कोटेशन क्वेश्चन ही है। A mere mental acceptance not evidenced by word or conduct is in the eye of law no acceptance. Explain. अब हमें इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक्सप्लेन करने को बोला है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसमें भी आप इसी क्वेश्चन की तरह पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे और पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है किस पोर्शन से है चैप्टर के। तो इसमें ये मेंटल एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है। आपको याद होगा हमने मेंटल एक्सेप्टेंस इनइफेक्चुअल वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि सिर्फ ये समझ लेना, अपने माइंड में एज्यूम कर लेना कि वो शायद एक्सेप्टेंस हो गया होगा मेरे ऑफर का, और ये बोल देना कि अगर हमें कोई आंसर नहीं मिला तो हम उसको जो ऑफर है उसका एक्सेप्टेंस मान लेंगे। अगर ऑफरर ऐसा करता है तो उसको हम इनइफेक्चुअल मानते हैं कि वो मेंटल एक्सेप्टेंस इनइफेक्चुअल हो जाता है। तो अब इसमें ये सिमिलर स्टेटमेंट ही दे रहा है कि नॉट एविडेंस्ड बाय वर्ड्स और कंडक्ट इज इन द आई ऑफ लॉ नो एक्सेप्टेंस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है कि ऐसा ही होता है अगर मेंटल एक्सेप्टेंस कोई मान लेता है, जो एविडेंस नहीं दे रही होती वर्ड से, मतलब या एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस अगर नहीं मिल रहा होता और मेंटल एक्सेप्टेंस ही मान लेते हैं उसको, तो उस केस में वो इनइफेक्चुअल होता है इन द आई ऑफ लॉ। तो अब आपको यही स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है और इस कोटेशन को इंट्रोडक्शन में लिखना है क्वेश्चन के। और आपको याद होगा कि हमने इस केस में मेंटल एक्सेप्टेंस इनइफेक्चुअल वाले केस में एक केस लॉ डिस्कस किया था जो था फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। आप वो केस लॉ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब उस केस लॉ में क्या था, आई होप आपको वो याद होगा कि फेल्टहाउस ने अपने नेफ्यू को बोला था कि उनका जो हॉर्स है वो अपने नेफ्यू से लेना चाहते हैं 30 यूरोज और 15 सेंट्स में, और वो साथ में ये भी लेटर दे देते हैं कि अगर उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला अपने नेफ्यू से तो वो उसको एक्सेप्टेंस ही मानेंगे अपने नेफ्यू की साइड से। तो इस केस में फेल्टहाउस ने यही गलती करी थी कि उन्होंने मेंटल एक्सेप्टेंस मान लिया था कि अगर उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला तो उसे ये मान लेंगे कि वो जो ऑफर दिया उन्होंने अपने नेफ्यू को वो एक्सेप्टेड है।
और उनका नेफ्यू भी बाद में यही करता है, उनको कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता और वो अपने फिर ऑक्शनर को, मतलब जो बिंडले हैं जिनके ऊपर ये केस हुआ था, उनको बोल देता है कि वो जो हॉर्स है उसको आउट ऑफ सेल कर दे, मतलब उसको सेल ना करें। और उनके नेफ्यू ने, फेल्ट हाउस के नेफ्यू ने उस हॉर्स को जो उनके पास था उसको रिजर्व कर लिया था फॉर फेल्ट हाउस। अब उनके नेफ्यू ने ये रिजर्व तो कर लिया, लेकिन उनके नेफ्यू ने उनको कन्वे नहीं किया कि उन्होंने वो हॉर्स जो है वो रिजर्व कर लिया है। और फिर बाद में जो फेल्ट हाउस है वो बिंडले के ऊपर केस कर देते हैं और कोर्ट भी इस केस को डिसमिस कर देता है इन ग्राउंड्स पर कि फेल्ट हाउस को कभी एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं था उस ऑफर का जो उन्होंने अपने नेफ्यू को दिया था। तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये बहुत सूटेबल है इसी कोटेशन के लिए, तो आप इस केस को ज़रूर मेंशन करेंगे अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। ये तो फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको देखकर पता चल रहा है, आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि आपको लिखना क्या है, क्या एक्सप्लेन करना है आपको अपने आंसर में। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जब पूछते हैं, मतलब एग्जाम्पल आपको दे देंगे और आपको फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि वो किस टॉपिक से है या उसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है। तो वो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जो चैप्टर 2 के ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के जो सारे कंसेप्ट्स हैं उनको रिकॉल करवा देगा और आप इस क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में। जो कंसेप्ट्स पढ़े थे वो जिनको समझना इम्पॉर्टेंट है वो हम इसी क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। तो देखते हैं, बी ऑफर्ड टू सेल हिज हाउस टू ए फॉर ₹2 करोड़। मतलब बी ने अब एक ऑफर दिया है ए को कि वो उसका जो हाउस है वो ए को सेल करेगा 2 करोड़ रुपीस में। ए एक्सेप्टेड द ऑफर बाय पोस्ट। अब ए ने वो जो हाउस सेल करने का ऑफर था वो एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपनी एक्सेप्टेंस जो है बाय पोस्ट भेज दी। अब ऑन द नेक्स्ट डे ए सेंट अ टेलीग्राम रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस विच रीच्ड बी बिफोर द लेटर। अब क्या हुआ, अगले दिन क्या होता है कि ए ने एक टेलीग्राम भेज दिया। पहले तो उसने बाय पोस्ट एक लेटर भेजा एक्सेप्टेंस का, फिर उसने एक टेलीग्राम भेजा रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो उसने एक्सेप्टेंस भेजी वो उसको अब रिवोक करना चाहता है। विच रीच बी बिफोर द लेटर। अब वो जो टेलीग्राम था, रिवोक करने वाला टेलीग्राम जो था, वो बी के पास पहले पहुंचा उसके एक्सेप्टेंस वाले लेटर से। इज द रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड। अब ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रेवोकेशन भेजी ए ने बाद में, क्या वो वैलिड हो सकती है, क्योंकि पहले उसने एक्सेप्टेंस भेजी थी बाय पोस्ट और उसके बाद उसने रिवोकेशन भेजी बाय टेलीग्राम। तो वो पूछ रहा है कि क्या ये जो रेवोकेशन भेजी ए ने क्या वो वैलिड होगी यहाँ पर। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, आप ये सोचिए। Would it make any difference if both the letter of acceptance and the telegram of revocation of acceptance reach B at the same time? अब जो इस केस में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आई होप आपने अब तक आइडेंटिफाई कर लिया होगा, तो क्या वो तब भी वैलिड होगा, क्या वो तब भी सेम ही रहेगा आपका आंसर। अगर जो टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन है, मतलब वो जो टेलीग्राम उसने भेजा और वो जो लेटर है एक्सेप्टेंस वाला वो सेम टाइम पर बी के पास पहुंचे, तो क्या यही सेम सिनेरियो रहेगा उस केस में भी, क्या आप उस केस में भी सेम ही आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके सारे पिछले कंसेप्ट जो है ऑफर एक्सेप्टेंस चैप्टर के उन सबको ब्रश अप कर देगा। तो अब देखते हैं, इज द रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड। कि जो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा है ए ने बी के पास, तो वो परफेक्टली वैलिड होगा क्योंकि उसने वो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले भेज दिया, मतलब कि बी को उसका लेटर ऑफ रेवोकेशन मिल गया है। तो इस केस में जो है वो जो रेवोकेशन होगी एक्सेप्टेंस की वो वैलिड हो जाएगी। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा ऑफरर है उसके पास पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचता है या टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन पहुंचता है। इन केस उसके पास टेलीग्राम पहले पहुंच जाता है जो कि रेवोकेशन के लिए है एक्सेप्टेंस की, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवोक हो जाएगा, ऑफर जो है वो रिवोक हो जाएगा। और अगर उसके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले पहुंचता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें वैलिड मानना पड़ेगा, अब उसको इनवैलिड नहीं कर सकता ए अपनी साइड से।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ बोथ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रीच बी एट द सेम टाइम। अब अगर दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं, हमने पहले वाले केस में देखा कि अगर पहले टेलीग्राम पहुंचेगा तो हम वो मानेंगे, पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचेगा तो हम वो मान लेंगे। लेकिन अगर दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे यही ट्रिकी क्वेश्चन है कि जब दोनों टेलीग्राम और लेटर जो है वो सेम टाइम पर पहुंचे तो उस केस में हम फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अब ये बी के पार्ट पर है कि वो पहले कौन सा लेटर खोलता है। मतलब अगर उसने पहले जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ा तो हम उसे एक्सेप्टेड मानेंगे, अगर उसने पहले टेलीग्राम पढ़ा जिसमें रिवोकेशन था तो हम उसको रिवोक्ड मानेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि बी के पास पहले क्या पहुंचता है, ए का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचता है कि टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन पहुंचता है। पहले जो लेटर बी खोल लेगा और उसको पढ़ लेगा तो उसी के ऊपर फिर हम उसे एक्सेप्टेड या रिवोक्ड मान लेंगे। आई होप आपने भी सेम ही आंसर दिया होगा। तो पहले वाले केस में हमने देखा कि जो रेवोकेशन है वो वैलिड होगी अगर वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले पहुंचती है तो। अब नेक्स्ट केस में हमने देखा कि अगर दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं तो पहले बी कौन सा लेटर पढ़ेगा उस पर डिपेंड करेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट करिए एग्जाम में कि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ऐसे एग्जाम्पल्स पर बेस्ड होंगे। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 10 to 15 मार्क्स में भी मिल सकता है। तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसका केस भी एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट केस को भी एक्सप्लेन करती हुई स्टेटमेंट्स लिखेंगे। और अगर आप यहाँ पे कोई भी केस लॉ मेंशन कर पाए, अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ तो आपको इसमें केस लॉ भी मेंशन करना पड़ेगा या फिर आप इसमें एग्जाम्पल्स भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और इनके अलावा कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट में आ सकते हैं जिसमें आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो कोटेशन में होंगे उनको भी आपको पहले कोटेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें आगे देखेंगे कि वो आगे आपसे पूछ क्या रहा है और वो जो कोटेशन है वो किस पोर्शन से है चैप्टर के, उसी के बाद आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। और इसमें भी आपको ऐसा पता चल रहा है कि वो आपसे डायरेक्टली आप कीवर्ड्स पढ़ के समझ सकते हैं कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके आपको पूछे जाएंगे उसमें आपको कंसेप्ट्स जो आपने पढ़े हैं वो आपको कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को भी ढंग से आंसर कर पाएंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्रेश चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो होगा कंसिडरेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।